जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जिसने अपना पूरा जीवन एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में बिताया है। मतलब उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है और निर्णय लेने की कोई शक्ति भी नहीं है। बिल्कुल, उसका हर दिन सिर्फ इसी अनिश्चितता में बीतता है कि कल काम मिलेगा या नहीं। लेकिन अब एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। अच्छा। आप एक बैंक में जाते हैं और देखते हैं कि वही महिला मैनेजर की कुर्सी पर बैठी है। अरे वाह! वो बड़े बड़े वित्तीय निर्णय ले रही है, पूंजी का प्रबंधन कर रही है, ब्याज दरों पर चर्चा कर रही है। मतलब ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी या कोई जादुई चमत्कार जैसा लग सकता है ना? एकदम। लेकिन आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं इस डीप ड्राइव में, वो साबित करता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है। सही कहा। आज हम श्री दिनेश मिश्रा द्वारा तैयार किए गए एक बहुत ही दिलचस्प ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है निर्माण और निर्णय, द कोऑपरेटिव्स ब्लूप्रिंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाँ, और इस पूरे दस्तावेज का जो मुख्य मिशन है वो ये है कि महिलाओं को केवल विचारों को समझने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि एक वास्तविक संस्था बनाने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना है। बिल्कुल। और ये जो निर्णय शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि कोई इंसान तैराकी के बारे में दुनिया भर की किताबें पढ़ ले, उसे पानी का घनत्व, हाथ पैर मारने की तकनीक, मेरा मतलब है सब कुछ पता हो। हाँ, लेकिन जब तक वो असल में पानी में छलांग नहीं लगाएगा तो क्या वो तैराक कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये स्रोत किनारे पर खड़े रहकर पानी को देखने के बजाय पानी में उतरकर खुद को जहाज बनाने के बारे में है। ये तैराकी वाला उदाहरण इस ब्लूप्रिंट की मूल भावना को बहुत सटीकता से पकड़ता है, क्योंकि यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, जैसा मैंने कहा, वो है निर्णय। ये ब्लूप्रिंट कोई साधारण वित्तीय दस्तावेज या कागजों का पुलिंदा नहीं है। ये असल में एक माइंडसेट शिफ्ट का टूल है, मतलब मानसिकता में बदलाव। सही बात है। अक्सर जानकारी की कमी तो होती नहीं लोगों के पास। बिल्कुल नहीं। लोग जानते हैं कि बचत करना अच्छा है, एक साथ जुड़ना अच्छा है, लेकिन उस जानकारी के आधार पर एक संस्था बनाने का निर्णय लेना, वो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो पूरी तरह से एक अलग मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब कोई ये तय करता है कि अब सिर्फ कागजी बातें नहीं होंगी, बल्कि एक जमीनी ढांचा खड़ा किया जाएगा, तब जाकर बदलाव की असली प्रक्रिया शुरू होती है। समझने से लेकर निर्णय लेने तक का ये जो सफर है ना, यही सशक्तिकरण की सबसे पक्की चाबी है। तो ये जो निर्णय लेने की बात है, ये सुनने में और सिद्धांतों में तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन जमीन पर ये कैसे दिखती है? अगर हम उसी महिला के उदाहरण पर वापस जाएं, जो मजदूर से बैंकर बन गई, तो ये सफर अचानक तो तय नहीं हो गया होगा। अरे बिल्कुल नहीं, रातों रात कुछ नहीं होता। वही तो। हमारे स्रोत में अहमदाबाद के सीवा मॉडल का जिक्र है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। हाँ, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है वो। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि कैसे महिलाओं ने एक साधारण बचत गट यानी सेविंग्स ग्रुप से शुरुआत की। हाँ। और फिर बैंक बनाने से लेकर बड़े व्यवसाय तक का सफर तय किया। सही कहा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एक दिहाड़ी मजदूर से सीधा बैंक चलाने तक की ये जो छलांग है, ये लगती कैसे है? इन दोनों दुनियाओं के बीच तो जमीन आसमान का अंतर है। ये अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। देखिए, मजदूर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास संसाधनों का अभाव है और कोई सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपके जोखिम लेने की क्षमता यानी रिस्क कैपेसिटी शून्य होती है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ आज की रोटी पर होता है। कल की तो सोच ही नहीं सकते। वही। और दूसरी तरफ एक बैंक चलाने का मतलब है भविष्य की योजना बनाना, पूंजी का प्रबंधन करना, लोगों की साख या क्रेडिट हिस्ट्री का आकलन करना और बड़े बड़े वित्तीय निर्णय लेना। बिल्कुल। और ये सब रातों रात नहीं होता। स्रोत में जिस बचत गट या सेविंग्स ग्रुप के चरण का उल्लेख है ना, हाँ, वो जो पहला कदम वो है। असल में इन दोनों दुनियाओं के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। अच्छा, तो ये बचत गट सिर्फ पैसे जमा करने का डिब्बा नहीं है। इसके पीछे कोई और विज्ञान काम कर रहा है। ठीक पहचाना आपने। जब कुछ महिलाएं हर महीने अपनी छोटी छोटी बचत, मान लीजिए 50 या 100 रुपए, बहुत छोटी रकम, हाँ, जब वो इसे एक जगह जमा करना शुरू करती हैं, तो वे तकनीकी रूप से केवल पैसे नहीं जोड़ रही हैं। हाँ। वे असल में विश्वास का निर्माण कर रही हैं। ओह, ये बहुत गहरी बात है ना? वे ये परख रही होती हैं कि क्या इस समूह के लोग भरोसेमंद हैं, क्या हमारा पैसा यहाँ सुरक्षित है, क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एकदम सही। ये एक क्रमिक विकास है।
छोटे छोटे अनुशासित और संगठित प्रयासों से ही पूंजी का निर्माण होता है। और जब वे देखती हैं कि उनका वो छोटा सा पैसा मिलकर एक बड़ी रकम बन गया है, तो उनका जोखिम लेने का आत्मविश्वास बढ़ता है। सही बात है। दुनिया के बड़े से बड़े संस्थान एक दिन में आसमान से नहीं टपकते। बिल्कुल नहीं। बचत गट वो पहली सीढ़ी है जो साबित करती है कि अगर छोटे संसाधनों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो एक बड़ी आर्थिक ताकत में बदल सकता है। ये नजरिया चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। मतलब सेवा की सफलता किसी एक व्यक्ति के जादू या प्रतिभा का परिणाम नहीं थी। नहीं, वो एक ठोस प्रक्रिया का परिणाम थी। हाँ, एक ठोस प्रक्रिया और सामूहिक अनुशासन का। लेकिन अगर आज कोई समूह सफलता को दोहराना चाहे तो वे शुरुआत कहाँ से करें? इसके लिए पूरा एक ढांचा है। क्या इसके कोई तय नियम है या वे बस एक दिन तय करते हैं कि चलो पैसे मिलाते हैं और बैंक बनाते हैं? हमारे स्रोत में सहकारी संस्था कैसे बनती है, इसका एक बहुत ही विस्तृत फ्लो चार्ट दिया गया है। हाँ, और मैं कहूंगी कि इस ब्लूप्रिंट का सबसे व्यवहारिक हिस्सा यही फ्लो चार्ट है। इसमें संस्था निर्माण के 7 मुख्य कदम बताए गए हैं। 7 कदम, ठीक है। और ये कोई मनगढ़ंत सूची नहीं है। ये एक कानूनी और तार्किक ढांचा है जिसके आधार पर सहकारी समितियां काम करती हैं। अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इस संस्था को बनाने के लिए कम से कम 11 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अच्छा, यहीं पर मुझे आपको रोकना है। हाँ, पूछिए। ये 11 का आंकड़ा ही क्यों? अगर 3 या 4 दोस्त मिलकर एक सहकारी संस्था शुरू करना चाहें तो वे क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत आम सवाल है। या फिर 50 लोग ही क्यों नहीं? शुरुआत में ही 11 के पीछे का तर्क क्या है? यह सहकारिता के विज्ञान और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है। देखिए, जब आप कम से कम 11 सदस्यों की अनिवार्यता रखते हैं तो आप दरअसल किसी एक या 2 व्यक्तियों के एकाधिकार यानी मोनोपोली को रोक रहे होते हैं। अच्छा। अगर सिर्फ 3 या 4 लोग हों तो 2 लोग आसानी से गुट बना सकते हैं और पूरी संस्था पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। हाँ, मेजॉरिटी बन जाएगी उनकी तुरंत। बिल्कुल। लेकिन जब 11 लोग होते हैं तो हर निर्णय के लिए एक बहस होती है, अलग अलग विचार सामने आते हैं और सहमति बनानी पड़ती है। मतलब एक तरह से जानबूझकर पैदा किया गया लोकतांत्रिक घर्षण है ये। एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने, डेमोक्रेटिक फ्रिक्शन। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और कोई एक व्यक्ति खुद को बॉस न समझने लगे। समझ गया। सहकारिता की मूल भावना ही यही है कि नियंत्रण किसी एक हाथ में न रहे। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है पावर बैलेंसिंग का। मतलब 11 सदस्य केवल एक संख्या नहीं है बल्कि उस संस्था का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। अगर मैं इन 7 कदमों को देखूं तो मुझे पूरी प्रक्रिया एक घर बनाने जैसी लग रही है। ये जो 11 सदस्य हैं, ये उस घर की नींव की ईंटें हैं। बहुत अच्छी तुलना है ये। इन ईंटों के बिना तो कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद के जो कदम स्रोत में बताए गए हैं, जैसे एक नाम तय करना, शेयर राशि तय करना और उपनियम यानी बाय लॉज बनाना, हाँ, ये मुझे उस घर के नक्शे की तरह लगते हैं। हाँ, ये तुलना वाकई बहुत सटीक है। देखिए, नाम तय करना संस्था को एक पहचान देता है और शेयर राशि तय करने का मतलब है कि हर सदस्य संस्था में अपनी आर्थिक हिस्सेदारी डाल रहा है। मतलब कोई खैरात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोई दान या चंदा नहीं है, ये स्किन इन द गेम है। जब किसी का अपना पैसा लगा होता है तो वो संस्था की सफलता के प्रति कहीं अधिक गंभीर होता है। और उपनियम या बायलॉज, जैसा आपने कहा, वो नक्शा है, वो नियम तय करते हैं। हाँ, वो तय करते हैं कि निर्णय कैसे लिए जाएंगे, ब्याज दर क्या होगी और अगर कोई विवाद होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। और इसके बाद के कदम है संस्था का पंजीकरण कराना यानी रजिस्ट्रेशन और बैंक खाता खोलना। इसे हम घर की कानूनी रजिस्ट्री और घर की तिजोरी मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। इससे संस्था को एक कानूनी मान्यता मिल जाती है और वो औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। लेकिन स्रोत में एक 7वां कदम भी है जिस पर काफी जोर दिया गया है, मासिक बैठक। हाँ, और अगर हम आपके उसी घर बनाने वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाएं जी, तो मुझे बताइए कि उन ईंटों को एक साथ जोड़कर क्या रखता है? जाहिर है सीमेंट। बस यही है वो मासिक बैठक। ये वो सीमेंट है जो इन 11 ईंटों को मजबूती से जोड़कर रखती है। अगर आपने पंजीकरण करा लिया, बैंक खाता खोल लिया, बड़े शानदार उपनियम भी बना लिए, लेकिन अगर आप नियमित रूप से मिल नहीं रहे हैं तो वे सारे कागजात पूरी तरह से बेमानी हो जाते हैं। मतलब वो संस्था बस कागजों पर ही जिंदा है। एकदम सही।
एक कागज पर बनी मृत संस्था और एक जीवित सांस लेती संस्था के बीच का एकमात्र अंतर ये मासिक बैठक ही तय करती है। क्योंकि उसी में तो असली बात होती होगी। बिल्कुल, बैठक में ही असली चर्चा होती है, पैसे का लेन देन होता है और सबसे जरूरी बात विश्वास का नवीनीकरण होता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि हम अक्सर कानूनी कागजातों को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि असली ताकत तो लोगों के एक साथ बैठने में है। सही कहा। अब देखिए, हमने इस ढांचे को तो समझ लिया, ईंट, नक्शा, तिजोरी और सीमेंट सब तैयार है, लेकिन कागज पर नियम बनाना एक बात है और उन नियमों को असल जिंदगी में उतारना, उन्हें अपनी आदत का हिस्सा बनाना, वो पूरी तरह से अलग बात है। बिल्कुल अलग बात है। जिन महिलाओं ने हमेशा दूसरों के आदेश माने हैं, वे अचानक से एक संस्था कैसे चला सकती हैं? और यहीं पर इस ब्लूप्रिंट का सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हिस्सा आता है। आप रोल प्ले एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हाँ, रोल प्ले गतिविधि। ये इस पूरे मॉडल का टर्निंग पॉइंट है। देखिए, ज्ञान जब तक अनुभव में नहीं बदलता, तब तक वो सिर्फ एक जानकारी रहता है। ये ब्लूप्रिंट केवल थ्योरी नहीं पढ़ाता, बल्कि ये संस्था की पहली मीटिंग का एक सिमुलेशन या कह लें रोल प्ले करवाता है। स्रोत के अनुसार इस रोल प्ले में महिलाओं को कुछ विशिष्ट भूमिकाएं दी जाती हैं, जैसे किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को सचिव, किसी को कोषाध्यक्ष, और बाकी लोग सदस्य होते हैं। हाँ, और निर्देश ये है कि वे खुद एक नकली मीटिंग करें और 3 मुख्य चीजें तय करें। कौन सी 3 चीजें? पहला, मासिक बचत कितनी होगी, दूसरा, जुर्माना या पेनल्टी क्या होगी, और तीसरा, ऋण देने के नियम क्या होंगे। बिल्कुल। स्रोत में स्पष्ट रूप से एक वाक्य लिखा है कि यही असली प्रशिक्षण होता है, लेकिन मुझे यहां एक बात थोड़ी खटक रही है। अच्छा, क्या बात? मान लीजिए कि मैं एक नया सदस्य हूं, हम पहली बार किसी अच्छे काम के लिए मिल रहे हैं, हमने अपना अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी चुन लिया, लेकिन पहली ही मीटिंग में जुर्माना तय करने की बात करना, क्या ये थोड़ा कठोर और नकारात्मक नहीं लगता? मेरा मतलब है, अगर हम खुद ही नियम बना रहे हैं तो मानव स्वभाव तो यही कहेगा कि हम जुर्माने को 0 ही रखें ताकि किसी को सजा ना मिले। हाँ, ये सोचना स्वाभाविक है। तो क्या पहले ही मुलाकात में दंड की बात करने से नए सदस्य डरकर भाग नहीं जाएंगे? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और बाहर से देखने पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। ये जो जुर्माना या नियम तय करने की प्रक्रिया है, ये दरअसल स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की सबसे बड़ी और पहली परीक्षा है। स्वशासन? वो कैसे? मतलब अगर मैं खुद पर ही जुर्माना लगा रहा हूं तो ये कैसा शासन है? देखिए, मैं समझाती हूँ। जब ये महिलाएं दिहाड़ी मजदूर थीं, तो नियम कौन बनाता था? कोई और बनाता होगा, उनका ठेकेदार या बॉस। बिल्कुल, ठेकेदार या बॉस। वे सिर्फ नियमों का पालन करती थीं। अगर वे काम पर देर से आईं तो उनका ठेकेदार उनकी दिहाड़ी काट लेता था। मजबूरी थी। वो ऊपर से थोपा गया नियम था जिसमें उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इस वजह से वे हमेशा खुद को शोषित महसूस करती थीं। सही बात है। लेकिन इस रोल प्ले में गतिशीलता पूरी तरह बदल चुकी है। मतलब वे अब खुद नियम बना रही हैं। बिल्कुल। और आपने जो कहा कि वे जुर्माने को 0 क्यों नहीं कर देती, यहीं पर असली आर्थिक समझ काम आती है। अच्छा। सोचिए, अगर वे जुर्माना 0 रखती हैं और कोई सदस्य समय पर अपनी बचत जमा नहीं करता, तो नुकसान किसका होगा? किसी बाहरी ठेकेदार का तो नहीं होगा? नहीं, बल्कि खुद उस समूह का नुकसान होगा। उनके पास ऋण देने के लिए पैसा कम पड़ेगा, उनका जो सामूहिक ब्याज है वो कम हो जाएगा। अरे हाँ। इसलिए वो खुद की पूंजी को सुरक्षित करने के लिए स्वेच्छा से जुर्माना तय करती हैं। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थोप रहा है, ये उनकी आपसी जवाबदेही है। ओह, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। है ना? मतलब जब वे तय करती हैं कि बैठक में देर से आने पर 10 रुपए का जुर्माना लगेगा, तो वे खुद को सजा नहीं दे रही हैं। नहीं, वे असल में अपनी ही संस्था की रक्षा कर रही हैं। वे एक मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक व्यवस्थापक या एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचना शुरू कर रही हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। जब आप अपने ही बनाए नियमों के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो वो डर पैदा नहीं करता, बल्कि वो स्वामित्व या ओनरशिप की भावना पैदा करता है। क्या बात है। इसीलिए स्रोत में कहा गया है कि यही असली प्रशिक्षण होता है, क्योंकि इसी पल में निर्णय लेने की जो क्षमता है
वो विकसित होती है। उन्हें समझ में आता है कि संस्था को चलाने के लिए अनुशासन जरूरी है और वो अनुशासन वे खुद स्थापित कर रही हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये भारी भरकम शब्द जो पहले उन्हें डराते थे, अब उनकी अपनी जिम्मेदारी बन जाते हैं। बिल्कुल। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे एक सुरक्षित वातावरण में किया गया ये छोटा सा रोल प्ले उन्हें भविष्य की असल चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। हाँ, और जब वे ऋण के नियम खुद तय करती हैं तो वे असल में ब्याज दरों, वापसी की अवधि और डिफॉल्ट के जोखिम को समझना शुरू कर देती हैं। और यहीं से उनके बैंकर बनने की नींव पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखें, हम शुरुआत करते हैं इस विचार से कि हमें कुछ बनाना है। फिर हम सेवा जैसी सफलता को देखते हैं जहां मजदूर बैंकर बने। हाँ। फिर हम 11 सदस्यों और 7 कदमों का एक ढांचा खड़ा करते हैं। सही। और अंत में एक रोल प्ले के जरिए उस ढांचे में जिम्मेदारी और अनुशासन की जान फूंक देते हैं। ये पूरा ब्लूप्रिंट हमें स्रोत के अंतिम और सबसे प्रभावशाली निष्कर्ष की ओर ले जाता है। वो पीपीटी की अंतिम स्लाइड। जी हाँ, पीपीटी की अंतिम स्लाइड का जो संदेश है वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसमें लिखा है, सहकारी संस्था पैसा कमाने का साधन नहीं, जीवन बदलने का माध्यम है। ये पंक्ति इस पूरे तकनीकी और वित्तीय ढांचे को एक बहुत बहुत बड़े मानवीय उद्देश्य के साथ जोड़ देती है। और ये मानवीय उद्देश्य अचानक से कहीं से नहीं आ गया है। अगर हम इस ब्लूप्रिंट को तैयार करने वाले व्यक्ति के प्रोफाइल पर नजर डालें तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल। यह दस्तावेज श्री दिनेश मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है, जिन्हें लोग देश के नाम से भी जानते हैं। उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, वो काफी बहुआयामी है। वे एक वित्तीय सलाहकार हैं जिनके पास AMFI और IRDI का रजिस्ट्रेशन है, यानी वे पूरी तरह से फाइनेंस की दुनिया के आदमी हैं। वे जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, लेकिन इसके साथ ही वे एक लेखक हैं, लाइफ स्किल्स ट्रेनर हैं और उनके पास MSW यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री भी है। और ये जो उनका दोहरा अनुभव है ना, यही इस ब्लूप्रिंट की असली ताकत है। कैसे? देखिए, एक तरफ उनके पास वित्तीय दुनिया की कठोर सच्चाइयों की समझ है, जैसे रिटर्न, जोखिम और गणित। और दूसरी तरफ सोशल वर्क के अनुभव के कारण उन्हें समुदायों की जमीनी हकीकत, उनका मनोविज्ञान और उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की बहुत गहरी पकड़ है। सही बात है। जब वित्त का अनुशासन और समाज सेवा की संवेदना आपस में मिलती है, तभी एक ऐसा मॉडल तैयार हो सकता है जो केवल मुनाफे की बात न करे बल्कि सशक्तिकरण की बात करे। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ एक बैंक खाता खोलने या कुछ पैसे जमा करने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। बात यह है कि कैसे केवल 11 लोगों के एक साथ जुड़ने और कुछ बुनियादी नियम बनाने से शुरू हुई एक साधारण सी प्रक्रिया अंततः इतना बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकती है। हाँ, जो महिलाएं कभी दिहाड़ी मजदूरी के लिए संघर्ष करती थीं, जिनके पास अपनी आवाज नहीं थी, वे इस सहकारी ढांचे के माध्यम से एक बैंकर की तरह सोचने और काम करने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में संस्था पैसा तो कमाती ही है, लेकिन पैसा केवल एक बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल। इस पूरी मशीन का जो असली प्रोडक्ट है वो है सशक्तिकरण, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत। और यही वो बिंदु है जहां निर्माण और निर्णय का चक्र पूरा होता है। संस्था का निर्माण केवल ईंट और गारे से या सिर्फ कानूनी दस्तावेजों से नहीं होता। वह निर्माण लोगों के उस सामूहिक निर्णय से होता है जहां वे तय करते हैं कि वे अपनी कहानी खुद लिखेंगे। बहुत सही कहा आपने। ये ब्लूप्रिंट एक गाइड बुक से कहीं बढ़कर है। हाँ। ये यथास्थिति को चुनौती देने का एक टूल है। इस पूरी चर्चा ने सहकारिता को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है, सच में। मेरा भी। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहता हूं जो शायद इस स्रोत से एक कदम आगे की बात है हमारे श्रोताओं के लिए। अच्छा, बताइए। हमने देखा कि कैसे 11 मजदूर महिलाओं ने इस 7 कदम वाले ब्लूप्रिंट का उपयोग करके अपने लिए एक शक्तिशाली संस्था खड़ी कर ली और शोषक व्यवस्था से बाहर निकल आईं। बिल्कुल। तो क्या यही ब्लूप्रिंट आज की आधुनिक समस्याओं का समाधान भी हो सकता है? जरा सोचिए आज की गिग इकोनॉमी के बारे में। ओहो, गिग इकोनॉमी। हाँ, हमारे आसपास जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, कैब चलाने वाले हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं, वे भी तो एक तरह से आधुनिक दौर की दिहाड़ी मजदूरी हैं, है ना? ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। उनके नियम भी बड़ी टेक कंपनियां ही तय करती हैं। बिल्कुल। वे बड़ी टेक कंपनियों के एल्गोरिथम के रहमो करम पर हैं। उनकी कोई आवाज नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है
कि अगर 11 महिलाएं एक साथ आकर अपना बैंक बना सकती हैं, तो क्या आज के डिलीवरी ड्राइवर्स और फ्रीलांसर्स क्या वे इस 11 सदस्य वाले सहकारी मॉडल का उपयोग करके अपने खुद के प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते? ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्या वे इन बड़ी टेक कंपनियों को पूरी तरह से बाईपास करके अपनी शर्तों पर काम करने वाला एक डिजिटल कोऑपरेटिव नहीं खड़ा कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट तो हमारे सामने है ही। हाँ, नियम वही साथ हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम किनारे पर खड़े रहकर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, या हम अपना जहाज खुद बनाने का निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ हम आज आपको यहीं छोड़ते हैं। ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।